वो कहते हैं ना, अगर आपके हौसले और इरादे बुलंद और मजबूत हो तो मंजिल आपके कदम चूपेगी। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम संघर्ष से सफलता में आपका स्वागत है। संघर्ष से सफलता की कड़ी में हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने संघर्ष कर अपने मुकाम को हासिल किया और अभी धनबाद में अपर समाहर्ता के पद पर कार्यरत हैं। विनोद कुमार जी, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष से जुड़ी कहानियाँ और जो उनके साथ गुजरी है बचपन से लेकर अभी तक की यादें, और कैसे उन्होंने सफलता को चूमा है, सफलता को कैसे हासिल किया है। हम सीधे उन्हीं से जुड़कर जानते हैं। विनोद जी, आज आप अपर समर्था के पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं और इस पोस्ट पर पहुँचे हुए हैं। कई तरह के संघर्ष आपने किए होंगे। कैसी रही आपकी कहानी? कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई आपकी? देखिए, शिक्षा दीक्षा मूल रूप से मेरा झारखंड के गोड्डा ज़िला में पथरगांव मेरा लालन पालन हुआ। मेरे पिताजी वहीं पोस्टेड थे और 10th तक हमने वहाँ पढ़ा। उसके बाद पिताजी के साथ जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो मैं धनबाद ज़िला में ही आया और फिर हमने इंटर यहीं से किया है, राजगंज से। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने धनबाद में ही RS मोर कॉलेज गोविंदपुर से पास किया। लेकिन चूँकि पहले से ख्वाहिश थी कि सिविल सर्विस में जाना है, तो इसके बीच में हमने एक प्रयास किया था कि अगर टेक्निकल साइड से अगर कुछ सफलता मिल जाती है तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए एक लाइफ में निश्चिंतता बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हम लोगों ने प्रयास भी किया, नहीं हो पाई। अंततः मैंने उसी, चूँकि तैयारी हमारी पहले से चल रही थी, इसलिए ग्रेजुएशन, चूँकि उस समय काफ़ी लेट से सेशन चल रहा था, जिसके चलते हमारा ग्रेजुएशन होने में 94 में मैंने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद तुरंत हम दिल्ली चले गए तैयारी करने के लिए और हमने तैयारी किया। उसमें हमने UPSC की भी एग्ज़ाम दी। अंततः उसमें सफलता नहीं मिल पाई और चूँकि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पिताजी रिटायर्ड करने वाले थे 2 साल में, तो मेरे साथ चुनौती था कि किसी न किसी रूप से मुझे कोई अच्छी सफलता प्राप्त करके और अपने लाइफ को सिक्योर करना है। इसी क्रम में मैंने यह ठान लिया कि अब BPSC इस बार कर ही लेना है। तो मैं दिल्ली से फिर PT हो गया था, तो हमने वहाँ से पटना का रुख किया और पटना में रह के हमने बहुत संघर्ष के साथ जो भी परिस्थितियाँ बनी उसके साथ हमने बिना कोई समझौता किए हुए मेहनत किया और मेहनत करने के बाद अंततः मुझे सफलता भी प्राप्त हुई और 42nd BPSC से में मेरा चयन हुआ है। जैसे आपने बताया कि UPSC के लिए आप अटेम्प्ट ले रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या उस समय आप निराश हुए थे? निराश इस सेंस में होता है लोग कि मेहनत करने के बाद अपेक्षित अगर सफलता नहीं मिलती है तो थोड़े देर के लिए निराश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को देखने के बाद पता चलता है कि कुछ और करने की गुंजाइश थी जो शायद किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो लोग को एक पिछले जो गलतियां हैं या सफलता नहीं मिलती हैं उनसे एक अच्छी सीख मिलती है और उसी के साथ जब आगे आप बढ़ेंगे तो एक सुखद अनुभूति के रूप में आपको एक सुनहरा अवसर और लाइफ मिलेगा। जैसे कि आप बता रहे थे कि BPSC में आपने अटेम्प्ट किया, वहाँ सफलता आपको मिली है, तो कितना बार अटेम्प्ट लेना पड़ा आपको? मैंने जस्ट पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो उस साल भी हमारे मेंस क्लियर हुए थे, लेकिन इंटरव्यू में हमारा कुछ किसी कारणवश, चूँकि बहुत पहला अनुभव था, उतना अच्छा नहीं हो पाया, जिसके चलते मुझे अंतिम सफलता नहीं मिली। लेकिन 42वीं बैच में मैं पूर्ण आश्वस्त था कि PT से ही कि हमारा तो हो ही जाना है, चूँकि हमने उस लेवल की तैयारी कर रखी थी। और वास्तव में शुरू से अब तक मुझे यही लगा कि अगर दिल में सही रूप से ठान लिया जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर उसकी कीमत चुका दी जाए मेहनत से, तो सफलता मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आज के परिवेश में कंपटीशन बढ़ गए हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। आपके समय में उस समय नहीं होंगी, तो क्या मतलब गुरुजी वगैरह से पढ़ाई होता था या कोचिंग कर जाते थे आप? देखिए, कोचिंग का कल्चर उसमें शुरू हो चुका था और हम लोगों ने दिल्ली में भी कोचिंग का बहुत सारा स्टेज देखा है, लेकिन हम लोग कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दिया और अंततः मुझे जो सफलता मिली उसमें सेल्फ स्टडी का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब कोचिंग कोई खास ज़रूरी नहीं, अगर आप ठान लेते हैं सेल्फ स्टडी करने को, तो अगर आपके पास स्टडी करने के लिए पर्याप्त मटेरियल मिल जाए जिसके लिए आपको
कोचिंग करने वाले लोगों से या उसके आसपास रहने वाले लोगों से अगर आपको मटेरियल मिल जाए जिसको आप सिलेबस के अनुसार अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएँ, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना मेहनत। अगर आप अपनी मेहनत रखते हैं और आप मनोभाव आपकी ऐसी रहे कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस पे आपको लिखने की क्षमता रहे, तो शायद उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। घर में कौन कौन है आपके? घर में अभी तो तत्काल अब न हमारे माँ हैं न पिताजी हैं, दोनों गुजर गए हैं। अभी बड़े भाई हैं, भाभी हैं, वाइफ हैं, हम हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। बच्चे अभी क्या कर रहे हैं आप? बेटी मेडिकल सेकेंड ईयर में है और बेटा इस बार जेई मेंस में 92 परसेंटाइल लाया है। अब देखते हैं आगे क्या करता है। ये पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे कोऑपरेटिव में थे, ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर यहाँ भी रहे हैं धनबाद में। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान कभी आपको कमी खली किताबों की, या फिर ऐसा लगा कि आपको भी कुछ अलग हट के बेहतर कोचिंग करने की ज़रूरत है? नहीं, हमारा जितना मेहनत रहा है उसमें पिताजी का योगदान काफ़ी रहा है, चूँकि वो एक साधारण सर्विस करने के बावजूद भी उनकी मंशा थी कि हमारा यह बच्चा कुछ करे। इसके लिए उन्होंने हर संभव मुझे जितनी मदद चाहिए थी वो दिया है, और यहाँ से लेके दिल्ली तक पढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान रहा। और उन्होंने अपना एक गार्जियन का जो कर्तव्य रहता है उसको उन्होंने बखूबी निभाया। उसी का फलाफल है कि आज हम इस स्टेज पे हैं। अच्छा, लोगों का ऐसा मानना होता है कि गुरुजी का अगर कोई मार नहीं खाया तो क्या ही पढ़ के हुआ था। आपने कभी गुरुजी का मार खाया है क्या? देखिए, मैं बचपन में काफ़ी नटखट और बदमाश प्रवृत्ति का था, तो मुझे अब तो बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन 1-2 वाक़या याद है जिसमें हम गुरुजी से भी मार खाए हैं, और हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। यहाँ तक कि जब वो इंटर में पढ़ते थे तो मुझे 6 क्लास में पढ़ने के लिए उन्होंने उसी समय से इतना प्रेरित किया कि उस समय भी हमको मैगजीन और पेपर हर तरह से हमको मोटिवेट करते थे कि तुमको लाइफ में बहुत अच्छा करना है। ये ज़रूर है कि उनकी जितनी आकांक्षाएं थी उस पे मैं खरा नहीं उतरा, लेकिन तो भी एक संतोष है कि आज के भी कॉम्पिटिटिव युग में एक ऐसे मुकाम पे ज़रूर हैं जहां अपने को ये समझते हैं कि चलो ऊपर वाले ने जो दिया है सफलता, और अपनी मेहनत जितना हमने किया उसको हम लोग आत्मसात किए और आज का लाइफ अच्छा जी रहे हैं। उनको भी सुकून है कि हमने अपने छोटे भाई पर अगर मेहनत किया था, और मैंने उनकी पारखी नज़र थी जिसके चलते मैं आज इस मुकाम पे हासिल। अच्छा, माँ पिताजी का डांट या मार मिला है क्या? देखिए, माँ पिताजी का डांट तो स्वाभाविक है कि आप जब गार्जियनशिप में रहते हैं, और हम लोग पूर्ण गार्जियनशिप में थे, चूँकि बहुत साधारण परिवार था। आपको मैंने बताया, एक बार का वाक़यात मैं बताऊं कि मेरे घर में रूल था कि आप शाम में 7 बजे के बाद घर नहीं आ सकते हैं। अगर आपने आया तो घर के नियम को तोड़ा, और हमारे पिताजी काफ़ी सख्त गार्जियन थे। मैं खाने के लिए बैठा था, माँ से चुपके मैं घर में आ गया बोल के, और मैं खाने के लिए बैठा था। उसमें हमारे पिताजी ने एक डंडा उठाया कि तुम आज लेट किए हो आने में, तो तुमको आज मारेंगे। तो मैंने खाना छोड़ दिया, और खाना छोड़ देने के बाद फिर मैं अपने रूम में चला गया। चूँकि पिताजी इतने हमारे सफलता और हमारे पढ़ाई के प्रति इतना ये थे कि एक छोटे से घर में भी उन्होंने हमारे लिए एक अलग कमरा दिया था पढ़ने के लिए, चूँकि वो जानते थे कि इसको मेहनत करके इससे हमको करवाना है। ये भी गुण उनमें था कि हमको इससे करवाना है तो हमको इसको क्या क्या सुविधा देनी है। लेकिन चूँकि इतना टाइट हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि पिताजी हमको बोले कि मारेंगे, तो वैसे में हम खाना छोड़ के चले गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने बोला पिताजी को कि अब आपके यहाँ हम खाना नहीं खाएंगे। और खाना नहीं खाएंगे तो हमारे जस्ट डेरा के सामने हमारा जो क्वार्टर था उसके सामने एक लॉज था। मैं उस लॉज में जाके बोला कि देखो भाई, हमने ऐसा कह दिया है, इसलिए हमको ट्यूशन पढ़ाने की व्यवस्था करो, और हम ट्यूशन पढ़ा के अब अपना काम करेंगे, हम घर में खाना नहीं खाएंगे। तो चूँकि वो बहुत मतलब कहिए एडोलेसेंट का जो एज रहता है उसमें इस तरह की प्रवृत्तियाँ लोगों में आ जाती हैं। तो मैं भी उसी का शिकार था, और उसके बाद फिर मैंने यह महसूस किया कि अब हमको ट्यूशन पढ़ाना है।
अब हमारे साथ समस्या ये आया कि हम ट्यूशन पढ़ाएं तो किसको पढ़ाएं, चूँकि मैं 9th क्लास से नीचे वाले को पढ़ा नहीं सकता और अपर क्लास को पढ़ाने में दिक्कत होगी। तो लेकिन इसके बीच हमने तय किया और मुझे 2 स्टूडेंट मिल गए जिनको मैं पढ़ाता था, मैंने साइंस इंटर का पढ़ाई और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैं तीनों चीज़ पढ़ाता था। विदिन 10 to 20 डेज़ स्थिति ऐसी बनी कि हमारे पास करीब 15-16 लड़के आ गए जो प्रोफेसर को छोड़ छोड़ के आ रहे थे हमारे पास पढ़ने के लिए। और ऐसी स्थिति आ गई कि उस दिनों में मैं आपको 90-91 की बात बताता हूँ, उस समय भी हम करीब 8-9 हज़ार रुपये हमको महीना आ जाता था। ट्यूशन मतलब आप शिक्षा देते थे? हाँ, ट्यूशन पढ़ा के भी सिर्फ वो एक स्वाभिमान जागा था। और पिताजी ने उस बहाने ये भी देख लिया कि हमारे बेटे में इतना टैलेंट है कि वो कुछ नहीं भी करेगा तो अपना जीवन अच्छे से जी सकेगा। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते होंगे, तो ट्रेन में कभी विदाउट सफ़र किया है क्या टिकट? देखिए, ये सब बोलने की बात नहीं है, ये सब वो फेज रहता है जिस फेज में आदमी जाने अनजाने इस तरह की, इसको गलती बोलिए या परिस्थितिजन्य समझौता बोलिए, परिस्थितिजन्य समझौता बोलिए, ऐसा अमूमन हो जाया करता है। अच्छा, कभी स्टेशन पर रात गुजारी है क्या पैसे के अभाव में? देखिए, पैसे के अभाव में स्टेशन पे हमने रात नहीं गुजारा है, चूँकि मैंने आपको हाँ नहीं आपको मैंने बताया कि हमारे पिताजी बड़ा इसके मैंने हमारे प्रति जो है बड़ा पार्टिकुलर रहते थे, तो वो पैसे की कमी मुझे होने नहीं दिए, ये हमारा अपना सौभाग्य है। और मुझे याद है कि एक बार हमारा सेंटर पड़ा था पीटी का आपका बोकारो, चूँकि मैंने पटना से भरा था, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट उधर ही है, बिहार में ही है, तो उसी कारण मैंने वहाँ से भरा था फॉर्म, तो मेरा सेंटर पड़ा था बोकारो। जबकि धनबाद से मैं बिल्कुल अवेयर था और मैं बोकारो भी जाके ठहर सकता था, धनबाद में भी, यहाँ मेरे गार्जियन रहते थे, इसके बावजूद मैं धनबाद के होटल में ठहरा और यहाँ से जाके मैंने एग्ज़ाम दिया। इसलिए ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं बनी थी मेरे साथ खास करके। अच्छा, एक चीज़ और समझ जाएंगे, चूँकि युवा में लोग एंजॉय भी करते हैं और खेल कूद भी करते हैं, तो खेल कूद में कौन सा मतलब खेल में आपकी रुचि थी? देखिए, खेल कूद में ऐसा है कि खेल कूद हम लोग बचपन से ही ब्लॉक के माहौल में ही हम लोग का जन्म हुआ है और पले बढ़े हैं, तो उसमें हम लोग हर तरह का खेल खेलते थे। फुटबॉल के सीज़न में फुटबॉल खेले, जब क्रिकेट का सीज़न रहा क्रिकेट खेले, और काफ़ी हम लोगों ने खेल में भी अच्छा ध्यान दिया है। इवन कि हम जब दिल्ली में हम लोग तैयारी करते थे, उस समय भी हमारे बहुत सारे मित्र हुए जिनके साथ हम लोग क्रिकेट खेलना या मैच खेलना, वहाँ भी हम लोग तैयारी के दौरान भी करते थे, तो खेल से जुड़ाव शुरू से रहा है। अच्छा, थोड़ा आनंद भी आता है, बच्चों को एंजॉय भी करना चाहिए, छात्रों को। वो तो जिस समय आप पढ़ेंगे तो एक रास्ता तो नहीं ही आनी चाहिए, और लाइफ में अगर एक रास्ता अगर आ गई तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए आदमी को हर क्षेत्र में जानकारी रखना चाहिए और हर क्षेत्र से जुड़ाव भी होना चाहिए। तो हम लोग कभी लाइफ को नीरस नहीं बनने दिए, इसलिए नहीं बनने दिए चूँकि हम लोग ऐसे माहौल में पले थे जिसमें है कि खेलना कूदना हंसी मजाक सारा वो तो पार्ट ऑफ लाइफ रहता है जो चलता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे आपसे, चूँकि आज के जो युवा हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमको ये करना है, हमको इसमें रुचि है, जबकि पहले हम लोग को गार्जियन बोलते थे कि नहीं तुम इसमें पढ़ो। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, युवाओं को खुद डिसाइड करना, निर्णय लेना चाहिए कि गार्जियन के भी विचार होने चाहिए? देखिए, अब जो है समय बहुत बदल गया है। अब हमको नहीं लगता है कोई गार्जियन किसी बच्चे पे अपने विचार को थोपते हैं, और थोपना भी उचित नहीं है, क्योंकि अंततः आपको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं रहेगा वहाँ आप बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये कहना कि गार्जियन के कहने पे आप 1-2 कदम चल सकते हैं, लेकिन पूरी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए बच्चे अगर अपना इंटरेस्ट किसी फील्ड में दिखाते हैं तो गार्जियन को भी उनके साथ ही रहना चाहिए। इसमें बच्चों का और गार्जियन दोनों की भलाई होती है। अच्छा, मान लीजिए जैसा आपने बताया कि आप भी अटैम्प्ट लिए थे और निराश नहीं हुए, फिर आपने दूसरे रास्ते पकड़े, उसमें भी आप सफलता लिए, तो आज के जो युवा हैं अगर कहीं पर अटैम्प्ट ले रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले अपनी सच्चाई को जानना चाहिए। नो योर फैक्ट्स। आप जानिए कि मुझ में क्या सच्चाई है, मैंने क्या जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितना डिज़र्व करना चाहिए था, जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, क्या हमने उसका कीमत चुकाया? अगर आपने कीमत नहीं चुकाया तो अपने आप में टटोलिए कि आप में कहाँ दिक्कत हुई है, आपसे क्या कमी रह गई है।
तो इन चीज़ों को अगर छात्र बच्चे अपने में खंगालेंगे, टटोलेंगे, तो निश्चित रूप से उनको समझ में आएगा कि हमसे अगर कमी रह गई है तो उसका निदान भी हम किस रूप में कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जैसे बहुत तरह की कंपटीशन एग्जाम आज के हो गए हैं, कोचिंग संस्थान भी बहुत सारे, तो क्या केवल कोचिंग पर निर्भरता, चाहे ऑनलाइन जो पढ़ाई है, ये कितना फ़ायदेमंद है आज के ज़माने में? देखिए, आज के ज़माने में मार्केट में इतना इन्फॉर्मेशन है कि आपको उन इन्फॉर्मेशन के बीच ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा उपयुक्त है और आपके लिए ज़रूरी है। एक से एक मटेरियल मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कि बहुत अच्छे मटेरियल को अगर हम पढ़ लें और अगर उसको आत्मसात करके अपनी भाषा में अपने अनुकूल उसको बना के और प्रोड्यूस नहीं कर पाए, हम नहीं रख पाए एग्ज़ाम में, तो बहुत अच्छा चीज़ भी बेकार होता है। मतलब आपके काम का नहीं होता, बेकार नहीं बोलेंगे, आपके काम का नहीं होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि बहुत आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, कर लेते हैं और एग्ज़ाम में आप उसको अपनी भाषा में सही परफॉर्म कर पाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। इसलिए मार्केट में जितने भी तरह की जानकारियाँ हैं उसके बीच आपको तय करना पड़ता है कि उपयुक्त कौन है और आपके लिए सूटेबिलिटी उसकी कितनी है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली आमतौर पे बूढ़े बुजुर्गों का कहना होता था कि अरे ये कुछ नहीं कर पा रहा तो इसकी शादी करा दो, बढ़िया करेगा। तो आप लक्की कैसे मानते हैं? क्या आप जॉब के बाद आपकी शादी हुई थी कि पहले हुई थी? नहीं, देखिए, हम लोग तो चूँकि हमारे गार्जियन जागरूक थे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और हम लोगों की हमारी सर्विस भी बहुत लेट से नहीं हुई है। मात्र 27 वर्ष कुछ महीने मेरी उम्र थी जिस समय हमने सफलता प्राप्त किया। तो इस तरह की बातें गांव देहात में अभी भी सुनने को आती हैं, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी ये घटा है। जैसा मैं महसूस करता हूँ कि पहले ये बातें होती थी कि लड़का सफल नहीं हुआ तो इसको करा दो, कुछ उत्तरदायित्व का भान होगा तो कुछ बेहतर करेगा। लेकिन आज के दिनों में ये सब चीज़ अब मतलब हमको नहीं लगता है कि लोगों पे अब लागू हो रहा है। तो आपकी मतलब जॉब लगने के बाद शादी हुई थी? हाँ, बेशक। अच्छा, एक हम और समझना चाहेंगे, प्राइवेट बहुत सारा आज के डेट में प्राइवेट कंपनियां हावी है और लोग सरकारी की तरफ भी रुख करते हैं। तो जो युवा हैं उनको क्या सरकार की नौकरी की तरफ रुख करना चाहिए या प्राइवेट में भी रुख करना चाहिए? देखिए, सरकारी नौकरी बहुत सीमित है और प्राइवेट नौकरी में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इन दोनों संभावनाओं के बीच अपने को टटोलना है कि किस क्षेत्र में जाने से आप बेहतर कर पाएंगे। जैसे आजकल देखते हैं बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारे आईटी सेक्टर में लोग जाते हैं। तो जो जिस योग्य है उसमें अपने को दोनों के बीच तय करना पड़ता है कि आप की रुचि कहाँ है और आप किस क्षेत्र में जाते हैं। तो ये तो समय और परिस्थिति बताएगा। ये मतलब ये पहले से कोई तय करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। इससे निराशा भी लग सकती है, फिर लगेगा कि आप ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। निराशा नहीं बोलेंगे, एक्चुअली दोनों के बीच आप तय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपके विचार सब मिला के एक समय और परिस्थिति में आपको तय करना पड़ता है कि कौन सा आपके लिए बेटर है। क्योंकि आज भी समाज में 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो है कि बहुत ऊपर तबके के लोग हैं जो पहले से प्री डिटरमिन्ड रहते हैं कि हमको इस सेक्टर में जाना है या उस सेक्टर में जाना है, हमको ऐसी नौकरी करनी है। लेकिन हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके साथ ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। उनके साथ रहता है कि जहाँ बेहतर विकल्प मिलेगा वहाँ वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना निर्णय करते हैं। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? देखिए, हमारी पहली पोस्टिंग एज ए BDO पालो जोरी, देवघर जिला में हुई थी। तो झारखंड में अभी तक आपने सफ़र किया? नहीं, झारखंड में मैंने रहा, झारखंड में रहा। उसके बाद चूँकि मेरा मूल एड्रेस बिहार का था और मूल एड्रेस वहीं का मैं हूँ भी, तो बाद में फिर जब कैडर डिवीज़न हुआ तो हमको फिर बिहार भेज दिया गया। बिहार में भी मैं रहा और 2003 से 2002 से लेके और 2007 तक मैं बिहार में विभिन्न जगहों पर अपना मेरा पदस्थापन रहा, जहाँ पर मैंने अपनी सेवा दी। उसके बाद पुनः मेरा झारखंड कैडर हुआ, तो मैं झारखंड कैडर में उस समय से अब तक हूँ। तो ये थे विनोद जी, अपर समहर्ता धनबाद, जिन्होंने अपने संघर्ष की गाथा को सुनाया और कहा कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति हर हाल में आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको डिटरमाइन करना है कि आपको किस ओर जाना है। आपकी पढ़ाई, आपकी रुचि जिस ओर जाती है उस ओर ही अपनी रुचि को ला सकते हैं और आपको सफलता हर हाल में मिलेगी। तो लगातार हम आपको संघर्ष
संघर्ष से सफलता के जुड़ी कहानियों से असली हीरो से रूबरू करा रहे हैं कि किस तरह से जो असली हीरो होते हैं, जो धरातल से जुड़े होते हैं, संघर्ष कर सफलता को चूमते हैं और जो उनके मुकाम होते हैं उनको हासिल करते हैं। तो आप भी संघर्ष कर अपनी सफलता को चूम सकते हैं। केवल आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है और डिटरमाइन और कॉन्फिडेंस आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आपके सफलता आपके कदम को चूमेगी। हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे दूसरे असली हीरो की कहानी जिन्होंने संघर्ष कर अपने मुकाम को हासिल किया है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।